नमस्कार। आज हम बात करेंगे चीन को लेकर कि वैसे तो देश प्रेम का हल्ला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, लेकिन क्या हम वाकई चीनी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं? इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और चीनी सामान का बहिष्कार करने से और जो चीन के साथ अपना इम्पोर्ट है उसको कम करने से हमारा ज़्यादा नुकसान है या चीन का नुकसान है? चीन और भारत के जो रिश्ते हैं व्यापार को लेकर, हम चीन के लिए 7वें नंबर पर आते हैं और चीन हमारे लिए पहले नंबर पर आता है। अमेरिका और चीन के दरम्यान देखें तो चीन पहले नंबर पर ही आता है। ऐसे में अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, जो देश प्रेम की जो जज्बे से अगर लोग पिचकारियाँ ना खरीदना चाहते हों, चीनी झालर ना खरीदना चाहते हों, चीनी खिलौने ना खरीदना चाहते हों, गणेश जी की मूर्तियाँ छोटी आँख वाली ना खरीदना चाहते हों, वो बात और है, और महंगे दाम पर देसी चीज़ें खरीदना चाहते हों, तो वो उनका देश प्रेम है। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज देखें कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से निर्भर है चीन पर, तो मैं आपको बता दूं कि 70% जो हमारी दवाइयाँ हैं उनके साजो सामान का इंग्रेडिएंट्स का इंपोर्ट किया जाता है चीन से। अगर ये इंपोर्ट कहीं रुकता है तो हमारी फार्मा कंपनियों को नुकसान होता है। और हमारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हैं वो चीन के साथ बहुत ही डिपेंडेंट है। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे टेलीविज़न हैं, हमारे टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोमैक्स जैसी भारतीय कंपनियां तो बाहर ही होगी, लावा जैसी, मोबाइल फ़ोन्स हैं, एयर कंडीशंस के हमारे जो कंप्रेसर्स हैं, इस तरह के जितना भी है वो हम चीन पर ही निर्भर करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आता है। और टेलीकॉम की बात जैसे मैंने कहा तो भारतीय कंपनियां तो बाहर हैं, चीन के ही स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं इस वक्त। उधर जो खेती का हमारा खेती किसानी है उसमें भी हमारी चीन पर निर्भरता है। जैसे इस वक्त मतलब स्प्रे करने का वक्त है, लेकिन चीन से जो सामान स्प्रे के जो कंपोनेंट्स आते हैं वो बंदरगाहों पर रुके हुए हैं, और जो मौजूदा हमारे पास थे उनको शहरों में भेज दिया गया है कोरोना की वजह से। तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो इंजन, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टायरों में इस्तेमाल होने वाले सब कंपोनेंट्स भी चीन सबसे बड़ा सप्लायर है हमारा। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी है। नितिन गडकरी हैं ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई मंत्री। उन्होंने निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के ज़रिए गडकरी ने कहा है कि बंदरगाह पर जो हमारी जो पोर्ट्स हैं उन पर कंसाइनमेंट्स रुकी हुई हैं इस वक्त, उनके रुकने से जो हमारे भारतीय व्यापारी उनको नुकसान हो रहा है, और जल्दी क्लियर करने की मांग भी उन्होंने की है कि चीन से आने वाले सामान में देरी से नुकसान हमारे ही व्यापारियों को होगा, चीन को नहीं। हम चाहते हैं कि हम कम इंपोर्ट करें, इसके लिए हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है इंपोर्ट सामान उसको रोके रखना जायज़ नहीं है। और पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल में मैंने आपको बताया मैकेनिकल स्प्रे जो है वो सब शहरों में जा रहे हैं, और फिर उनकी आलोचना हुई। तो आलोचना के बाद उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में वही बातें कहीं जो हम पहले से ही जानते थे कि वो कहेंगे। उन्होंने कहा, आई एम अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। मैं सबसे मजबूत हिमायतियों में से एक हूँ आत्मनिर्भर भारत के। Anyone who is even slightly acquainted with me would know about my passion and work towards supporting as well as encouraging Make in India. जो भी मुझसे दूर से भी जानते हैं उनको भी मालूम है कि कितना ज़्यादा मेरा विश्वास है और मैं कितनी लगन के साथ मैं मेक इन इंडिया से जुड़ा रहा हूँ। इंडियन बिजनेस हैज़ द स्ट्रेंथ एंड स्किल्स टू ग्रो फर्दर एंड पावर आवर जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। भारतीय व्यापार जो है उसमें अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत और भी बढ़ा सकता है और अपने जो हुनर हैं और बढ़ा सकता है आत्मनिर्भरता की तरफ। Under the strong leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government of India is proactive and initiating path-breaking reforms that will help business and micro, etc. etc. ये जो कहनी होती है, मैंडेटरी होती है बातें कि प्रधान सेवक का नाम लेना ही है, वो भी उन्होंने कर दिया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था खुद खस्ता हालत में, और हम चीनी सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। और हम जैसा कि हम बता चुके हैं, ऐसे ही रियल एस्टेट एक सेक्टर है जिसमें हम बहुत बुरी तरह से सामना कर रहे हैं, और आधे ही प्रोजेक्ट्स में काम फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन जो डेवलपर्स हैं उनके सामने पैसे की समस्या है और लेबर की समस्या है, जिनको हमने हाल ही में देखा लाखों की तादाद में, मे भी करोड़ से भी ज़्यादा, अपने अपने गाँव में वापस जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान उनके तनख्वाहें बंद हो गई, उनका काम बंद हो गया। ये दिहाड़ी के मज़दूर थे, और भी लोग थे छोटे मोटे काम धंधे करने वाले। प्रवासी इनको इसलिए कहते कि ये शहरों में बसने नहीं आए थे,
ये काम करके वापस गांव पैसा भेजते थे। बहरहाल अब वो लेबर भी नहीं है और ये सारी लेबर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से आती थी। तो उनके ना होने की वजह से भी एक ये दिक्कत सामने आ रही है। हकीकत ये है कि रियल एस्टेट तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। इस वक्त जो परचेजिंग पावर हमारी इतनी कम हो गई है कि लोगों ने अपने जो खाने पीने का सामान है उसमें भी कटौती करनी शुरू कर दी है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो और चीज़ें हों। अब अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, ना कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाए। बात चीन की हो रही है तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि चीनी सामान का बहिष्कार बड़ी अच्छी बात है, जो देशभक्ति के जज्बे में अगर लोग कुछ गुड़िया वगैरह जला रहे हैं सड़कों पर, लेकिन असली जो इम्पोर्ट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ उन पर हमारी निर्भरता कितनी है। BBC.com पर अपर्णा अल्लूरी ने एक लेख लिखा है कि मतलब किस तरह से लॉकडाउन जो किया पूरे भारत में 4 घंटे के नोटिस पे, दिल्ली सरकार ने उसका किस तरह से एकदम उसको ज़ाया कर दिया, उसको वेस्ट कर दिया, उसका फ़ायदा नहीं उठाया। और वजह ये बताइए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं की गई, इसलिए केस बढ़ते गए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नौकरशाही है, लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, या तो बहुत ही निकम्मे दर्जे की या बिल्कुल ना के बराबर कोऑर्डिनेशन, समन्वय का काम। जी, समन्वय मतलब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और सरकार के बीच। उसके अलावा राजनीतिक उठापटक। इन तमाम वजहों से जो लॉकडाउन का फ़ायदा दिल्ली को मिल सकता था, दिल्ली की सरकार नहीं उठा पाई। आगे उनका कहना है कि ICMR स्टडी एक है, उसके अनुसार जनवरी और अप्रैल के दौरान भारत में 20 कॉन्टैक्ट्स टेस्ट किए गए हर कंफर्म केस के लिए, जबकि कर्नाटक में 93 कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए। दिल्ली ने सिर्फ 9 कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए एक पॉजिटिव कोविड पेशेंट के लिए। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने कहा है कि मतलब कोरोना पॉजिटिव, जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट केसेस थे, उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी टेस्ट नहीं किया गया। और अब जाकर एक प्लान बताया गया है। अब अमित शाह ने कंट्रोल ले लिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसे कदम उठाने की बात हुई है जिसमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग्स होगी, करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो नागरिक हैं दिल्ली के उनकी, और 26,000 लोगों की रैंडम सैम्पलिंग होगी। और इसमें ड्रोन भी इस्तेमाल किए जाएंगे और पुलिस भी इस्तेमाल की जाएगी फिज़िकल डिस्टेंसिंग के लिए। कि ये सब, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये सब कुछ मार्च के महीने में होना चाहिए था, फरवरी के महीने में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया गया। मार्च तक तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर बताते रहे कि कोरोना कोई पेंडेमिक नहीं है। बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ। अब दिक्कत क्या है? दिल्ली के 2 पावर सेंटर्स हैं, सत्ता के 2 केंद्र हैं दिल्ली में। उससे जो पूरी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक अजीबोगरीब व्यवस्था बन गई है। एक बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा हो जाती है। हालांकि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र सरकार रिप्रेजेंट करते हैं, हैज़ उतनी ही ताकतें उनके पास है, बल्कि कोर्ट तो एक जगह कह भी चुका है कि आखिरी जो फैसला है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। उसके बाद ये हुआ कि इसकी वजह ये हुई कि कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर इशू हुए जो एक दूसरे के बरखिलाफ़ जाते थे और फिर उनको वापस भी ले लिया गया। कभी कभी तो 24 घंटे में वापस ले लिया गया। और चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल हैं उनका और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के बीच के जो रिश्ते रहे वो भी कोई बहुत मधुर या मीठे नहीं रहे हैं। और पावर सेंटर है दिल्ली, केंद्र सरकार भी यहाँ है, राज्य सरकार भी यहाँ है। तो जो नौकरशाही है यहाँ की, इसने पूरी व्यवस्था को बहुत ही ओपेक, बहुत ही धुंधला बना दिया है, जिससे सही जानकारी सामने नहीं आ पाती। तो ये एक कॉलम है BBC.com में अपर्णा अल्लूरी का कि दिल्ली ने किस तरह से मौका खो दिया और आज भारत में एक दूसरे नंबर का हॉटस्पॉट है महाराष्ट्र के बाद। और मतलब कैसे दिल्ली, जो अगर सही वक्त पर कदम उठाए जाते तो कोरोना की महामारी से काफ़ी हद तक बच सकती थी। आज से हर संस्करण में, विनोद दुआ लाइव के हर संस्करण में मैं आपको किसी हिंदी कवि या उर्दू के शायर या कोई नॉवेलिस्ट या जो क्लासिक्स हैं उनकी छोटी छोटी कुछ चीज़ें उद्धृत करके मैं बताऊंगा। दुष्यंत कुमार की कविता से समापन करेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी,
आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, दीवार हिल रही है पर्दों की तरह। शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देशद्रोही स्यूडो सेक्युलर विनोद दुआ को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।